हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गोलीय अपवर्तक सतह में उत्तल अपवर्तक सतह के बारे में है ना लेसन को स्टार्ट किया था, और जिसमें हम लोगों ने दो है ना तथ्यों पर हम लोगों ने विचार भी किया था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जब उत्तल अपवर्तक सतह के जब विरल माध्यम में जब वस्तु को रखा जाता है, तब पहला स्थिति जब उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होता है, और दूसरा स्थिति जब उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा होता है। तो इन स्थितियों में हम लोगों ने अपवर्तक सतह से संबंधित सूत्र प्राप्त किया था। तो चलिए आज उसी लेसन को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हम लोग उत्तल अपवर्तक सतह में देखेंगे कि जब वस्तु को सघन माध्यम में रखते हैं और उसका वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किस प्रकार फॉर्मूला मुझे अपवर्तक सतह का प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और इस लेसन को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है कि मैं यहाँ पे बी नंबर का टॉपिक्स लिख देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स हम लोग पहला ही वीडियो में देख चुके हैं बच्चों। दूसरे टॉपिक्स में आता है कि उत्तल अपवर्तक सतह में, देखिए उत्तल अपवर्तक सतह है ना, उत्तल अपवर्तक सतह में वस्तु को सघन माध्यम में रखा गया है। वस्तु को सघन माध्यम में रखा गया है ना, वस्तु को सघन माध्यम में रखा गया है, सघन माध्यम में रखा गया है, तथा है ना उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तथा उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए हम लोग फिगर में बच्चों देखते हैं कि आखिर उसका प्रतिबिंब मुझे किस प्रकार प्राप्त होता है। तो फिगर को आप लोग अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें, उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा। देखिए ये मेरा क्या है बच्चों, एक उत्तल अपवर्तक सतह है इस प्रकार, है ना, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है बच्चों, है कि नहीं, ये इसका ध्रुव है, और वस्तु को हमने यहाँ पे रखा है। ओ ये एक वस्तु है, आप देख पा रहे हैं कि ये एक सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, और ये एक विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। अब देखिए इस बिंदुवत वस्तु से दो प्रकाश की किरण चलेगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए वो ध्रुव पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए वो विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। दूसरा जो आपका प्रकाश की किरण होती है बच्चों, वो अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है इस प्रकार, है कि नहीं, इस प्रकार अपवर्तक सतह के ए बिंदु, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों, ये क्या है, ए बिंदु है। अब प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी बच्चों, इसके लिए हम लोगों को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बिंदु पर एक वक्रता त्रिज्या हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग लंब भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस पर एक लंब ड्रॉ करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से अपने फोटो ना कॉपी में बनाएंगे बच्चों। इस प्रकार मान लेते हैं कि ये इसका लंब है। अब आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इसका मतलब प्रकाश की किरण इधर चले आएगी, है कि नहीं, वो इधर आती है और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को आई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर ओ का वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनाती है बच्चों। तो इस प्रकार इसका फोटो बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से एक लंब हम लोग मुख्य अक्ष पर ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार ए एन हमको प्राप्त होता है।
तो फिगर को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ फिगर को कि ये एक उत्तल अपवर्तक सतह है ना, जिसके सघन माध्यम पर एक बिंदुवत वस्तु O को रखा गया है। O से दो प्रकाश की किरण चलती है ना, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए ध्रुव पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए वो विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है कि नहीं। ए बिंदु पर ही लंब डाला गया है जिसका नाम है AC, है ना। प्रकाश की किरण हम लोग जानते हैं कि जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरण को I पर प्रतिच्छेद करके उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि ये कोण अल्फा होगा। पहले फर्स्ट वीडियो में ही जब मैंने अपवर्तक सतह के बारे में सूत्र प्राप्त किया था तो इन सभी बातों पर मैंने विचार किया था, क्योंकि आपतित किरण है ना मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है और प्रतिबिंब जिसको अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है और ये जो लंब होता है मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। आप लोग जान रहे हैं कि ये क्या है बच्चों, ये एक लंब है, AC लंब है और ये आपतित प्रकाश की किरण है, इसीलिए ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये I कोण हमको प्राप्त होगा। और ये जान रहे हैं ये अपवर्तित किरण है ना, ये अपवर्तित किरण और ये लंब है, इसीलिए ये हमको R कोण अपवर्तित कोण यहाँ पर प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग अब कैलकुलेशन को करना शुरू करते हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे कैलकुलेशन में, क्योंकि पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए कैलकुलेशन में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। तो वैसे बच्चे जो हमारे वीडियो पे नए हैं सबसे पहले वो पहले वीडियो को जाकर के देखें, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट प्राप्त करें, उसके बाद इसको देखेंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज जो है हम लोग सबसे पहले लेंगे AOC को हम लोग लेंगे। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का प्रयोग क्या करेंगे, AOC से। इसमें आप लोग जानते हैं बहिष्ठ कोण का मान क्या है, गामा है। तो बहिष्ठ कोण का मान हम लोग जानते हैं अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, इसीलिए I प्लस गामा होगा, है कि नहीं, सॉरी अल्फा होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, गामा बराबर यहाँ पर हम लोगों को हो जाएगा I, है ना, प्लस अल्फा प्राप्त होगा। तो I को हम लोग यहाँ से फ्री कर लेंगे, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि गामा माइनस अल्फा होगा। अब यहाँ पर तीनों कोण का मान अल्फ है। अब धारणा में हम लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ I गामा तथा अल्फा, I गामा तथा अल्फा कोण का मान अल्फ है। I गामा तथा अल्फा कोण का मान, देखिए कोण का मान अल्प है, कोण का मान अल्प है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यदि कोण का मान छोटा होता है बच्चों तो I को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10I लिख लेते हैं, है ना। गामा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा लिख लेते हैं और अल्फा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा लिखते हैं। अब इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों को प्राप्त होगा 10I इज इक्वल टू 10 गामा, है ना, माइनस और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 10 अल्फा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। तो अब फिगर से हम लोग 10 गामा और 10 अल्फा का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं बच्चों फिगर से। तो फिगर में आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि 10 यहाँ पे ही निकाल देते हैं बच्चों की 10 गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गामा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये लंब है और ये आधार है, इसका मतलब लंब बटा आधार होता है, कहने का मतलब AN/NC होगा। उसी तरह हम लोग 10 अल्फा का भी मान निकाल लेंगे। तो 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये लंब है और ये आधार होगा, इसका मतलब है कि AN/NO होगा। फोटो को आप लोग अपने कॉपी में जरूर बनाएंगे बच्चों, है कि नहीं, अपने कॉपी में जरूर बनाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से आगे का समीकरण हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, देखिए 10I इज इक्वल टू 10 अल्फा का मान हम लोग क्या रखेंगे, AN/NC प्राप्त हो गया, माइनस 10 अल्फा का मान रखेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा AN/NO हम लोगों को प्राप्त होगा, है कि नहीं। इसको हम लोग, है ना, इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों, है ना, इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। चलिए इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और अब हम लोग कौन सा त्रिभुज का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें अब त्रिभुज का प्रयोग करेंगे AI, है ना, C से। अब यहाँ पर जो हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं बच्चों वो है मेरा AIC,
है ना, ए आई सी। अब ए आई सी में मेरा बहिष्कोण का मान क्या होगा, आप लोग जान पा रहे होंगे। ए आई सी में मेरा बहिष्कोण का मान आर है कि नहीं, आप लोग देख पा रहे होंगे ए आई सी में बहिष्कोण का मान आर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, है ना, देखिए गामा प्लस बीटा हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गामा प्लस, और यहाँ पर हम लोग बीटा लिखेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सभी कोण का मान अल्प होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, है ना, गामा तथा बीटा, आर गामा तथा बीटा कोण का मान अल्प है, कोण का मान अल्प है ना, कोण का मान अल्प है। ऐसा होने से क्या होगा, तो हम लोग आर को लगभग बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, आर को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 आर लिखेंगे, गामा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा लिखेंगे, और बीटा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा लिखेंगे, है कि नहीं, 10 बीटा लिखते हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या प्राप्त हो जा रहा है, देख रहे हैं, 10 आर इज इक्वल टू 10 गामा प्लस 10 बीटा हम लोगों को प्राप्त होता है। अब फिगर से हम लोग क्या करेंगे, 10 गामा और 10 बीटा का मान हम लोग निकाल लेंगे। 10 गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग फिगर से हम लोग एक बार देखेंगे कि 10 गामा का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पर फिगर का प्रयोग करके देखिए, 10 गामा बराबर कितना हो रहा है, ए एन बाय एन सी है कि नहीं, ए एन बाय एन सी है। और वहीं 10 बीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ए एन बाय एन आई होगा बच्चों, इस प्रकार। तो हम लोग अपने कॉपी में आप लोग देखें और 10 गामा और 10 बीटा का वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास करें। मैंने आपको एक बार बता दिया। तो यहाँ पर गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन बाय एन सी होगा, और 10 बीटा का वैल्यू हो जाएगा, 10 बीटा का वैल्यू हो जाएगा ए एन बाय एन आई होगा। इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, देख पा रहे होंगे कि 10 आर इज इक्वल टू गामा का वैल्यू कितना मिलेगा, ए एन बाय एन सी प्राप्त हो रहा है, और बीटा का वैल्यू हम लोगों को ए एन बाय एन आई मिलेगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्नेल का नियम का प्रयोग करते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो स्नेल का नियम आप लोग यहाँ पर एक बार फिगर को देखें और स्नेल का नियम यहाँ पर बताने का प्रयास करें। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो अपवर्तन किस मीडियम में हो रहा है, विरल माध्यम में, तो इसका अपवर्तनांक हम लोग पहले लिखेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग म्यू2 लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2 लिखेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग अपने फिगर को देखें कॉपी में और यहाँ से स्नेल का नियम का प्रयोग करें। तो चलिए स्नेल के नियम से देखिए, स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं, फिगर के द्वारा चित्र में स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइन आई बाय साइन आर। पहला अपवर्तनांक किसका लिखेंगे, विरल माध्यम का, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर विरल माध्यम में हो रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि जानते हैं हम लोग, है कि नहीं, चूंकि कोण आई तथा आर का मान अल्प है, चूंकि कोण आई तथा, है कि नहीं, कोण आर का मान अल्प है। और हम लोग लिमिट से जानते हैं बच्चों कि यदि अल्प होता है, इसका मतलब हो गया कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो तो साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई होता है, और ये भी 10 के भी बराबर होता है। इसका मतलब ये 10 के बराबर ही होगा। तो हम लोग जानते हैं ये चीज़। तो चलिए हम लोग साइन के बदले हम लोग यहाँ पर 10 का प्रयोग कर सकते हैं, कब, जब कोण का मान अल्प होता है। तो कहने का मतलब इसके बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 आई, और नीचे में भी हो जाएगा 10 आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू1 बाय म्यू2। तो डेट सिंप्लाइज, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कुछ हम लोग को किस प्रकार प्राप्त होगा, तो म्यू2 10 आई इज इक्वल टू म्यू1 10 आर। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 आई और 10 आर का मान ऊपर के समीकरण से हम लोग रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए 10 आई तथा 10 आर का मान रखने पर, है ना, 10 आई तथा 10 आर का मान रखने पर, 10 आई तथा 10 आर का मान रखने पर। तो चलिए हम लोग रखेंगे। आप अपने कॉपी में देखें बच्चों कि 10 आई का वैल्यू कितना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए रखेंगे म्यू2, और 10 आई का वैल्यू जो है बच्चों कुछ इस प्रकार है, ए एन बाय एन सी
माइनस ए एन बाय एन ओ है, ये 10 i का वैल्यू हो गया, है कि नहीं। इसी प्रकार अब हम लोग 10r का भी वैल्यू रखेंगे, तो μ1 हो गया, 10r का वैल्यू कितना होता है, ए एन बाय एन सी प्लस हो जाएगा ए एन बाय एन आई होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इस साइड में भी दोनों में ए एन है, इस साइड भी दोनों में ए एन है, इसका मतलब है दोनों साइड ए एन को कॉमन करके एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, साथ में μ2 को भी अंदर करेंगे, इधर μ1 को भी अंदर करेंगे। तो डेट सिंप्लाइज इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2 बाय एन सी माइनस μ2 बाय एन ओ इज इक्वल टू μ1 बाय एन सी, है ना, प्लस μ1 बाय एन आई हम लोग लिखेंगे। तो एन सी को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं बच्चों इसमें, है कि नहीं, एन सी को हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो देखिए इस NC को बराबर के इधर ले आते हैं और NO को बराबर के उधर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, μ2 बाय इधर लिखेंगे NC और ये NC आएगा माइनस हो जाएगा, तो μ1 बाय यहाँ पर हो गया NC इज इक्वल टू μ1 बाय NI और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो μ2 बाय NO। अब इसमें हम लोगों को कुछ अवधारणा का प्रयोग करना होगा बच्चों, उसको फिगर में हम लोग देखें अच्छी तरह से और पता करने का प्रयास करें। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि अपवर्तक सतह का द्वारक जो होता है बहुत अल्प होता है, इसीलिए हम लोग इस n बिंदु को जो है P के बहुत नज़दीक मान सकते हैं, है कि नहीं। इसका द्वारक बहुत कम होता है, इसीलिए n बिंदु को हम लोग P के बहुत नज़दीक मान सकते हैं। यदि ऐसा हम लोग मानते हैं तो सारी दूरी मेरा जो ni था उसको हम लोग pi लिख सकते हैं, जो nc था उसको हम लोग pc लिख सकते हैं और जो no था उसको हम लोग po लिखेंगे। इसका मतलब है कि सभी दूरी को हम लोग अब ध्रुव से मापना शुरू कर देंगे। तो अब हम लोग चलिए हम लोग देखेंगे, अपने कॉपी में फोटो को जरूर देखें बच्चों और इसमें प्राप्त करें। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, देख पा रहे होंगे, देखिए चूंकि यहाँ लिखेंगे कि चूंकि अपवर्तक सतह का है ना, चूंकि अपवर्तक सतह का द्वारक है कि नहीं, द्वारक बहुत अल्प होता है, है ना, अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत अल्प होता है, इसलिए है ना, इसलिए n बिंदु को है ना, इसलिए n बिंदु को P के है ना, P के बहुत नज़दीक माना जा सकता है, बहुत नज़दीक माना जा सकता है, बहुत नज़दीक माना जा सकता है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को कंसेप्ट में लेनी होगी। तो आप देखिए यदि हम n बिंदु को P के बहुत नज़दीक ले लेते हैं तो NC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मेरा PC प्राप्त हो जाएगा, है ना, NI मेरा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PI प्राप्त हो जाएगा और NO जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मेरा PO प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपर का समीकरण कैसा मुझे प्राप्त होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर, है ना, तो μ2 बराबर PC प्राप्त होगा माइनस μ1 बटा PC प्राप्त होगा इक्वल टू यहाँ पर हमको मिलेगा μ1 बाय PI प्लस μ2 बाय PO हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग यहीं पर इसको ले कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे और सबका बीमा रख करके इसको सॉल्व कर देंगे सिर्फ, है ना। तो यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम एक लाइन दे देते हैं और यहीं पर इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या लिखा कि देखिए सभी का बीमा रख, है ना, सभी का बीमा रख कर चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, है कि नहीं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फिगर एक बार हम लोग देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं कि मात्र एक दूरी है जो आपतित प्रकाश की दिशा, है ना, में है, एक ही है जो कि मेरा क्या है वो है PI, यही आपतित प्रकाश की दिशा में है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम लोग धनात्मक लेंगे। बाकी PC जो है ये आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है, ये PO जो है वो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है। आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश इधर से इधर जा रहा है ना, और हम लोग दूरी को जस्ट उसके अपोजिट माप रहे हैं, इसीलिए PC ऋणात्मक हो जाएगा, PO मेरा भी ऋणात्मक होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर PO जो है
वस्तु दूरी है इसलिए माइनस यू होगा। पी सी जो है वो वक्रता त्रिज्या इसलिए माइनस आर होगा। यहाँ पी आई प्रतिबिंब दूरी है इसलिए माइनस भी होगा। तो इसको आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में लीजिए। तो चलिए हम लोग सबका बीमा यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, देखिए पी सी जो होगा, पी सी कितना होगा, माइनस आर होगा। पी ओ जो होगा वो माइनस यू होगा और पी आई जो होगा वो माइनस भी होगा। इन सभी मानों को हम लोग का जो पहले वाले समीकरण था बच्चों, ये वाला इस समीकरण में हम लोग रख देंगे। इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ये समीकरण आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा। तो चलिए हम इस सभी मान को यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन बाय माइनस आर। इस प्रकार लिख सकते हैं इक्वल टू है ना, म्यू वन बाई पी आई है तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे भी, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, प्लस भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि वो आपतित प्रकाश की दिशा में था, ये प्लस भी होगा। प्लस यहाँ पर मिला म्यू टू बाई पी ओ, तो उसका मतलब हो गया यहाँ पर माइनस यू। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों को समीकरण प्राप्त होता है तो वो कुछ इस प्रकार हम लोगों को प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, ये माइनस को हम लोग इसके अंदर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, म्यू वन माइनस म्यू टू बाय हम लोगों को आर प्राप्त हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह में लिखेंगे म्यू वन बाई भी, यहाँ पर हो जाए, है कि नहीं, म्यू वन बाई भी होगा और ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, म्यू टू बाई यू। तो इस समीकरण को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यही हम लोगों को अपवर्तक सतह के लिए समीकरण प्राप्त होता है। तो अब हम लोग इस समीकरण को सापेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में इसको हम लोग बदलना चाहते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ म्यू वन से भाग दे देंगे बच्चों। देखिए दोनों तरफ म्यू वन से भाग देने पर, म्यू वन से भाग देने पर, तो म्यू वन से हम लोग दोनों तरफ इसमें भाग दे देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भाग देंगे तो म्यू वन बाई म्यू वन वो कट जाएगा तो वन हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन और बटा यहाँ पर हो जाएगा आर। अब देखिए यहाँ पर भी भाग देंगे तो म्यू वन बाई म्यू वन ये भी कट जाएगा तो वन बाई भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, म्यू वन को भाग देंगे तो ये हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन बाय यू होगा। इस प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, म्यू टू बाई म्यू वन जो हो गया ये तो आप लोग जानते ही हैं ये क्या होता है कि नहीं। इसको हम लोग जानते हैं कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर विरल माध्यम के सापेक्ष होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष होता है, इसको हम लोग जानते हैं, इसलिए इसको हम लोग यू लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। तो वन माइनस म्यू बाय यहाँ पर हो गया आर इज इक्वल टू वन बाई भी माइनस म्यू बाय यू। तो ये समीकरण भी आप लोगों को प्राप्त होगा इस प्रकार, जहां म्यू बराबर क्या है उस चीज़ को हम लोग मेंशन कर देते हैं। जहां म्यू बराबर क्या है, म्यू टू बाय म्यू वन, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, इसलिए म्यू टू बाय म्यू वन क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। तो इस प्रकार जो है हम लोग वस्तु को जब हम लोग सघन माध्यम में रखते हैं और उसका वास्तविक प्रतिबिंब जब बन रहा होता है बच्चों तो उसका समीकरण इस प्रकार होता है। तो अब हम लोग दूसरा कंडीशन में हम लोग देखेंगे बच्चों कि जब वस्तु को हम लोग, है कि नहीं, सघन माध्यम में रखेंगे और आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो तो अब उसके लिए क्या समीकरण मुझे प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि वस्तु कहाँ पे है, सघन माध्यम में। देखिए वस्तु को, है ना, वस्तु को सघन माध्यम में रखा गया है ना, वस्तु को सघन माध्यम में, है ना, वस्तु को सघन माध्यम में रखा गया है, सघन माध्यम में रखा गया है तथा, है ना, तथा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना, तथा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना, तथा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार उसका मतलब अपवर्तक सतह का सूत्र मुझे प्राप्त होता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि इसमें हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, है ना। चलिए हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या है, एक उत्तल अपवर्तक सतह है बच्चों, है कि नहीं, ये एक उत्तल अपवर्तक सतह है इस प्रकार, और ये इसका मुख्य अक्ष है ये,
है ना। और मुख अक्ष है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, है ना। इस प्रकार अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे बच्चों, कि वस्तु को अब हम लोग थोड़ा नज़दीक रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ये ओ एक वस्तु है। तो आप लोग जानते हैं, है ना, कि दो प्रकाश की किरण निकलेगी जो एक मुख अक्ष के समांतर गति करते हुए ध्रुव पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए वो विरल माध्यम की ओर चले जाती है। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। तो दूसरी प्रकाश की किरण, है ना, अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है, इस प्रकार, है कि नहीं। तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें एक लंब ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये एक सी बिंदु है, तो इस पर हम लोग एक लंब ड्रॉ करेंगे। ये एक लंब हमने ड्रॉ किया, है ना। ये कौन सा बिंदु है, ये ए बिंदु है। इस प्रकार हम लोग जानते हैं बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो किधर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर चले जाती है। इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरण कुछ इधर चले जाएगी, इस प्रकार, है कि नहीं, इधर चले जाती है। और जब इस प्रकाश की किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वो मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को इस बिंदु पर, आई बिंदु पर काट करके उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनता है बच्चों। मैं फिगर को एक बार आप लोगों को फिर समझा देता हूं कि ये एक उत्तल अपवर्तक सतह है ना। ये इसका एक मुख अक्ष है, ये ध्रुव है। वस्तु को हम लोग, है ना, सतह के कुछ नज़दीक में रखे हैं, जिससे दो प्रकाश की किरण निकल रही है। एक मुख अक्ष के समांतर गति करते हुए ध्रुव पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए वो विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर मुड़ जाती है, क्योंकि उसका वास्तविक पथ इधर था तो वो अब वास्तविक पथ से थोड़ा सा उधर विचलित हो गई। जब इस किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को आई बिंदु पर काट करके उसका आभासी प्रतिबिंब आई पर बनाती है बच्चों। तो ये फोटो यहाँ पर बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पहले ए से हम लोग एक लंब ड्रॉ कर देते हैं। ये एन बिंदु है कि नहीं। अब देखिए ये मेरा अल्फा कोण हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि आपतित किरण अल्फा कोण बनाती है। अपवर्तित किरण हम लोग जानते हैं कि ये बहुत फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो गया बच्चों, थोड़ा सा इसी में आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। और ये जो है मेरा गामा कोण हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें हम लोगों को कौन कौन सा फिगर लेना पड़ेगा इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपतित प्रकाश की किरण, ये आपतित प्रकाश की किरण लंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग आपतित कोण कहते हैं, जिसका नाम हम लोग आई देते हैं। और अब देखिए ये जो कोण है आपका, ये कोण क्या होगा, अपवर्तित प्रकाश की किरण लंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग आर नाम देते हैं। और अब हम लोग देखिए ये यदि कोण आई है बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक का कोण भी आर हो जाएगा। ये कोण यदि आर है तो ये भी कोण मेरा आर होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। इंटरनल अपोजिट एंगल इसको भी हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर कौन सा फिगर का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, तो देखिए सबसे पहले फिगर का प्रयोग करेंगे ए ओ सी से, है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए ओ सी से हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ए ओ सी से जब हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों तो इसमें बहिष्कोण का मान क्या होगा, आप लोग बता सकते होंगे कि इसमें बहिष्कोण का मान क्या होगा, है कि नहीं। देखिए फिर से देखना, ए ओ सी से ये कोण मेरा आई है, ये कोण गामा है, इसमें बहिष्कोण का मान क्या होगा, इसमें बहिष्कोण का मान अल्फा होगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चलिए फिगर में देखते हैं, चित्र से यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चित्र से, है ना, चित्र से कौन सा त्रिभुज का प्रयोग किए हैं, तो त्रिभुज ए ओ सी से हम लोग प्रयोग किए हैं। तो इसमें बहिष्कोण का मान अल्फा है बच्चों, तो अल्फा बराबर कितना होता है, आई प्लस गामा होगा, है ना, आई प्लस गामा होगा ये चीज़। अब तीनों कोण का मान, या पहले हम लोग इसे आई कोण का मान निकाल लेंगे बच्चों, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा होता है। अब तीनों कोण का मान अल्फ होता है, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि आई अल्फा तथा गामा, आई अल्फा तथा गामा कोण का मान अल्फ है, कोण का मान अल्प है बच्चों, है कि नहीं, कोण का मान अल्प है। तो हम लोग अल्प रहने से क्या लेते हैं, उसको 10 में बदल देते हैं। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू जो होगा वो i इज इक्वल टू हम लोगों को क्या प्राप्त होगा बच्चों, इस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे कि i इज इक्वल टू हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10i होगा। अल्फा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा कहेंगे और गामा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा कहेंगे। इन सारी बातों को हम लोग ऊपर के
समीकरण में रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो रहा है 10i इज इक्वल टू 10 अल्फा, है ना, माइनस हम लोगों को प्राप्त हो रहा है 10 गामा। तो आप लोग फिगर्स देख के बता सकते हैं कि 10 अल्फा और 10 गामा का मान क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे, देखिए 10 अल्फा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये मेरा ए एन जो है यहाँ पर लंब है इसलिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 10 अल्फा का मान हो जाएगा ए एन बाय एन ओ होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं फिगर देख करके। 10 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन बाय एन ओ होगा। और उसी तरह 10 गामा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। 10 गामा का वैल्यू कितना होगा, ए एन बाय एन सी होगा, है ना, ए एन बाय एन सी प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब दूसरा त्रिभुज का हम लोगों को प्रयोग यहाँ पर करना है बच्चों। तो दूसरा कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, आप देख पा रहे हैं ए एन आई सी का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका किसका करेंगे, ए आई सी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसमें बहिष्कोण का मान यहाँ पर क्या है बच्चों, बीटा हो जाता है। इसमें बहिष्कोण का मान है ना, इसमें बीटा होगा बहिष्कोण का मान। तो हम लोग इसी कोण का मान यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज मैंने लिया, देखिए त्रिभुज लिया मैंने ए आई सी से। बहिष्कोण का मान कितना है बच्चों, इसमें बीटा है, तो बीटा बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए बीटा है आर प्लस गामा हो जाएगा कोण, है ना, आर प्लस यहाँ पर गामा होगा। तो इसको हम लोग अरेंज करके आर कोण का मान निकाल लेंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। अब हम लोग जानते हैं कि आर बीटा तथा गामा कोण का मान अल्प होता है ना, कोण का मान अल्प होता है। हम लोग ये बात जानते हैं और प्रयोग भी हम लोग किया है। तो आर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 आर ले लेंगे, है ना, और गामा को भी बीटा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा ले लेंगे, और गामा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा लेंगे, और सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो आर के जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, 10 आर इज इक्वल टू बीटा के जगह में क्या लिख देंगे, 10 बीटा, और गामा के जगह में भी हम लोग लिख देंगे 10 गामा। अब हम लोग बीटा और गामा का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे बच्चों। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 10 बीटा ये ए है ना, एन आई, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ए एन आई एक समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब ए एन है और आधार एन आई है। तो गामा का मान 10 गामा का मान कितना हो जाएगा, ए एन बाय एन आई होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गामा का मान कितना हो जाएगा, ए एन बाय एन आई होगा, माइनस गामा, देखिए 10 बीटा का मान ए एन बाय एन आई हो गया, और 10 गामा का मान कितना हो जाएगा, ए एन बाय एन सी होगा, ए एन बाय एन सी होगा बच्चों। तो ये मेरा 10 आर का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो स्नेल का नियम देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेरा आई है और मेरा ये आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर। अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है ना, म्यू1 माध्यम में, म्यू1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में हो रहा है, इसलिए पहला अपवर्तनांक हम लोग इसका लिखेंगे, बाद में इसका लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे स्नेल के नियम का प्रयोग करने पर, है ना, स्नेल के नियम का प्रयोग करने पर। आप लोग अपने फोटो को अपने कॉपी में जरूर बनाएं। स्नेल के नियम का प्रयोग करने पर, स्नेल के नियम का प्रयोग करने पर, है ना, प्रयोग करने पर। तो प्रयोग हम लोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, मैंने बताया आपको साइन आई बाय, यहाँ से मिल रहा है साइन आर, पहला अपवर्तनांक म्यू1 का होगा, म्यू1 बाय म्यू2। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसा लिखेंगे, देखिए म्यू2 साइन आई, है ना, इज इक्वल टू म्यू1 साइन आर। यहाँ पर चूंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूंकि कोण का मान अल्फ है, चूंकि कोण आई तथा कोण आर, है कि नहीं, चूंकि कोण आई तथा कोण आर का मान अल्प है, का मान अल्प है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन आई जो होता है उसको हम लोग टेन आई में बदल सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पर साइन आर का भी मान को हम लोग 10 आर में बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे डेट सिंप्लाइज, यहाँ पर कितना होगा, म्यू2 10 आई, है ना, इज इक्वल टू म्यू1, और यहाँ पर हो जाएगा 10 आर। तो साइन 10 आई और 10 आर का मान हम लोग समीकरण 1 और 2 में हम लोग रख देंगे। चलिए रखेंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो हम लोग लिखेंगे 10 आई और 10 आर का मान रखने पर, देखिए 10 आई तथा 10 आर का मान रखने पर, 10 आई तथा 10 आर का मान रखने पर, है ना, 10 आई तथा 10 आर का मान रखने पर, तो क्या प्राप्त होगा, अपने कॉपी में आप लोग देखें बच्चों, तो म्यू2 हो गया, 10 आई का वैल्यू हम लोग रखेंगे बच्चों, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा ए एन बाय एन ओ,
माइनस ए एन बाय एन सी प्राप्त होगा हम लोगों को, है कि नहीं। इसी तरह टेन आर का भी वैल्यू रखेंगे हम लोग तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एन बाय एन आई मिलेगा माइनस, और यहाँ पर मिलेगा ए एन बाय एन ओ हम लोगों को मिलेगा। तो देखिए इधर भी ए एन को कॉमन लेंगे, इधर भी ए एन को कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से हम लोग को क्या प्राप्त होगा, म्यू टू बाय एन ओ माइनस म्यू टू बाय एन सी, है ना, इज इक्वल टू म्यू वन बाय एन आई, है ना, माइनस म्यू वन बाय एन ओ हम लोगों को प्राप्त होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों कि टेन गामा का वैल्यू एन ओ नहीं होगा ना, यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, शायद हम बोले होंगे लेकिन लिखे नहीं होंगे, यहाँ पर एन सी होगा। क्योंकि आप लोग देखिए गामा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं टेन गामा, तो टेन गामा का वैल्यू कितना होगा, ए एन बाय एन सी होगा, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एन सी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, एन सी इस प्रकार। देखिए इस साइड भी एन सी है, इस साइड भी एन सी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए म्यू वन बाय एन सी, और ये मिलेगा म्यू टू बाय एन सी मिल रहा है, इज इक्वल टू इधर बचेगा म्यू वन बाय एन आई, और इस टर्म को उठा के ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा म्यू टू बाय एन ओ। अब हम लोग वही प्रयोग करेंगे कि इसका द्वारक बहुत अल्प होता है, हम लोग जानते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए गोलीय अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत अल्प होता है। देखिए गोलीय अपवर्तक सतह, है ना, गोलीय अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत छोटा होता है, द्वारक बहुत अल्प होता है, द्वारक बहुत अल्प होता है, द्वारक बहुत अल्प होता है, इसलिए, है ना, इसलिए एन बिंदु को, है ना, इसलिए एन बिंदु को पी के, इसलिए एन बिंदु को पी के बहुत नज़दीक माना जा सकता है, नज़दीक माना जा सकता है बच्चों। बाहर में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है बच्चों, है ना, इसीलिए मेघ जो बादल गरज रहा है उसका आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है बाहर में। तो देखिए फिगर में भी आप लोगों को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए इसका द्वारक जो होता है बहुत अल्प होता है ना, इसीलिए हम लोग एन बिंदु को इस पी के बहुत नज़दीक मान लेंगे। यदि मैं नज़दीक मान लूँगा बच्चों तो जितना भी दूरी सबको ध्रुव से माप लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग एन आई लिखे थे उसके बदले पी आई लिख सकते हैं, जो एन ओ लिखे थे उसके बदले पी ओ लिख सकते हैं, और जो हम लोग एन सी लिखे थे उसके बदले पी सी लिखेंगे। और दूसरी बात है जब चिन्ह परिपाटी का हम लोग प्रयोग करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं सभी दूरी जो है आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत है कि नहीं, मतलब उल्टी दिशा में है, तो इसको हम लोग ऋणात्मक लेंगे। तो पहले हम लोग इस चीज़ को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए एन सी को हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग पी सी लिखेंगे, और एन आई को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी आई लिखेंगे, और एन ओ को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ लिखेंगे। तो ऊपर का समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। देखिए म्यू वन माइनस म्यू टू बाय, हम लोग इसको लिख सकते हैं पी सी इज इक्वल टू म्यू वन बाय, यहाँ पर हो जाएगा पी आई माइनस म्यू टू बाय, ये हो जाएगा मेरा पी ओ होगा। अब हम लोग यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। देखिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी का बीमा रखने पर, देखिए चिन्ह परिपाटी का, है कि नहीं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर, है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी का बीमा रखने पर, है कि नहीं, सभी का बीमा रखने पर, सभी का बीमा हम लोग रखेंगे रखने पर। तो क्या प्राप्त होगा, आप लोग को मैंने बताया कि सभी दूरी ऋणात्मक है क्योंकि आपतित प्रकाश के दिशा के वो विपरीत होती है कि नहीं। आप लोग अपने फोटो में उसको देखें तो पी सी को भी हम लोग बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, तो माइनस आर हो जाएगा। पी आई मेरा प्रतिबिंब दूरी है इसीलिए माइनस बी होगा, पी ओ मेरा वस्तु दूरी है इसीलिए माइनस यू होगा। सभी बातों को हम लोग ऊपर के समीकरण में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाय माइनस आर हम लोगों को प्राप्त होगा, इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए म्यू वन बाय म्यू आई का वैल्यू माइनस बी है तो माइनस भी, अब हम लोग क्या रखेंगे माइनस म्यू वन बाय, ये हो जाएगा मेरा, है ना, माइनस यू। तो इसको हम लोगों को अरेंज करके लिखना है बच्चों, बस इसको हम लोगों को अरेंज करके लिखना है।
चलिए हम लोगों को इसको अरेंज करके लिखना है और साथ में ही इससे पहले जो हम लोग समीकरण जो प्राप्त किए थे उसके भी समान इसको हम लोगों को बनाना है बच्चों। तो उसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, इस माइनस को बराबर के इधर ले जाते हैं, है कि नहीं, या इसको आप लोग ऐसे ही रहने दें, जैसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले की तरह ही इसको समीकरण हम लोगों को बनाना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए μ1 माइनस μ2 बाय आर लिखेंगे और इस माइनस को बराबर के इधर ले आएंगे। तो ले आएंगे तो जिसकी वजह से जितना भी टर्म माइनस है सब वो प्लस में बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, μ1 बाई भी हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा μ1 बाय यू हो जाएगा। तो ये भी समीकरण जो है मेरा एक अपवर्तक सतह के लिए समीकरण होता है। इसका मतलब है कि सघन माध्यम में जब वस्तु को रखा गया है ना, तब उसके लिए अपवर्तक सतह का समीकरण ये चीज होता है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें। तो अब हम लोग देखिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक के, देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक के, तो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों समीकरण के दोनों तरफ μ1 से भाग दे देंगे। लिखिए समीकरण के दोनों तरफ, है ना, समीकरण के दोनों तरफ μ1 से भाग देने पर, है कि नहीं, μ1 से भाग देने पर समीकरण के दोनों तरफ हम लोग μ1 से भाग दे देंगे। तो समीकरण में देखिए क्या प्राप्त होता है, आप लोग इसको देखिए भी, अपने कॉपी में भी देखिए। चलिए हम इस समीकरण को पहले उतार देते हैं बच्चों, है ना, समीकरण को उतार देंगे, उसके बाद हम लोग इसको भाग देंगे। यहाँ पर मैं समीकरण को पहले लिख देता हूँ। तो समीकरण क्या है बच्चों, देखिए μ1 माइनस μ2 बाय आर, है कि नहीं, इज इक्वल टू μ1 बाई भी माइनस, है कि नहीं, μ1 बाई भी, है ना, और यहाँ पर है μ2 बाय यू है, μ2 बाय यू है कि नहीं, इस प्रकार है। तो अब हम लोग चलिए इसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या किया मैंने, दोनों तरफ μ1 से भाग दिया। इसमें यदि भाग देंगे तो μ1 बाई μ1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पर μ2 है, μ2 से μ1 को भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, μ2 बाई μ1 और नीचे में बटा मेरा r हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए μ1 है, μ1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और बाई भी हो जाएगा। यहाँ पर μ2 है तो μ1 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, μ2 बाई μ1 बाई ये u हो जाएगा। तो μ2 बाई μ1 को हम लोग u मान लेते हैं, सॉरी म्यू मान लेंगे, म्यू। तो 1 माइनस म्यू बाई यहाँ पर हो गया r इज इक्वल टू 1 बाई भी माइनस ये हो जाएगा म्यू बाय r। ये भी समीकरण जो है आप प्रयोग में ला सकते हैं बच्चों इस प्रकार। तो ये भी समीकरण है कि नहीं, ये भी समीकरण है। इसका मतलब हो गया कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया, है कि नहीं, कि अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट करवा दिया बच्चों कि उत्तल अपवर्तक सतह के दो कंडीशन, है ना, जब वस्तु को सघन माध्यम में रखा गया है और जब वस्तु को विरल माध्यम में रखा गया है। तो दोनों ही कंडीशन में, है ना, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब के अवस्था में चार तरह के हम लोग समीकरण को प्राप्त किए, जिसमें सघन माध्यम के समीकरण समान होता है, चाहे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बने चाहे वास्तविक प्रतिबिंब बने, है ना, और समीकरण एक ही होता है। और जब हम लोग वस्तु को, जब हम लोग विरल माध्यम में रखें तो उस स्थिति में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन समीकरण समान प्राप्त हो रहा है, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये चार टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों, अभी नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे उसको। तो अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे, अवतल अपवर्तक सतह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अवतल अपवर्तक सतह हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे, अवतल अपवर्तक सतह। तो अवतल अपवर्तक सतह में भी वही कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, है ना, जब वस्तु को हम लोग विरल माध्यम में पहले रखेंगे, विरल माध्यम में रखेंगे। जब वस्तु को विरल माध्यम में रखेंगे तो इसमें भी दो कंडीशन आएगी, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहेगा और वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये दो कंडीशन आएगी। और दूसरा नंबर कंडीशन में जब वस्तु को हम लोग सघन माध्यम में रखेंगे तो इसमें भी दो कंडीशन आएगी, है कि नहीं, जब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और जब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब है कि अब जिस प्रकार उत्तल अपवर्तक सतह में आप लोग को चार कंडीशन प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अवतल अपवर्तक सतह में भी चार कंडीशन प्राप्त होगा। तो इस लेसन की समाप्ति के बाद हम लोग जाएंगे बच्चों एक बहुत ही अच्छा जो 12th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग लेंस निर्माणकारी सूत्र कहते हैं।
है कि नहीं। लेंस निर्माणकारी सूत्र, इसको हम लोग डिराइव करेंगे, जिसका वैल्यू होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्मूला हम लोग अवतल अपवर्तक सतह को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, है कि लेंस में यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि हर एक अवस्था कहने का मतलब हो गया कि इसमें, है ना, उत्तल लेंस के लिए भी हम लोग लेंस फार्मूला प्राप्त करेंगे, अवतल लेंस के लिए भी लेंस फार्मूला प्राप्त करेंगे, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब सब के लिए हम लोग यहाँ पर है ना, हम लोग लेंस फार्मूला प्राप्त करेंगे। मैट्रिक क्लास में सिर्फ हम लोग एक ही कंडीशन में उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सारा कंडीशन पढ़ना है। इसमें प्रतिबिंब निर्माण की अवस्था पढ़ना है ना। उसके बाद हम लोगों को, है ना, क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस तरह बहुत सारा टॉपिक्स जो है, जो कि आप लोग से रिलेटेड है ना, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड है बच्चों। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जानकारी इसका प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमेशा बच्चों हम खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें, है ना। और इसी प्रकार हमारे वीडियो को भी आप लोग देखते रहें। वैसे बच्चे जो हमारे इस चैनल में आज नए हैं, लेकिन वो उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो उसका सबसे पहला काम होगा बच्चों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जब मैं आप लोगों को अपलोड करूँ तो आप तक वो पहला बार में ही पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही वीडियो बनाने के बाद मुझे आप विदा दें। नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मैं आप लोगों के पास पुनः उपस्थित रहूँगा, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।